इस मंदिर को बनाने वाले लोगों की महत्वाकांक्षा, उपलब्धि परिष्कार और भव्यता देखकर आने वाली पीढ़ियां दंग रह गईं। ठोस पत्थरों से बना यह विशाल मंदिर अविश्वसनीय सटीकता और कौशल एवं कलात्मकता से निर्मित है। 1000 साल से भी अधिक समय पहले भारतीय शिल्पकारों ने एक पहाड़ को काटकर एक मंदिर बनाया था, जो पत्थर भक्ति और अचूक सटीकता का एक विशाल पवित्र स्थल है। कैलाश मंदिर के निर्माण के कुछ पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं। इसके अनेक रहस्यों में से एक रहस्य लगभग 100 वर्ष पूर्व तब उजागर हुआ जब एलोरा में एक ऐसा अद्भुत मंदिर बनवाया गया जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए। यह मंदिर आज भी खड़ा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति का रहस्य आज भी अनसुलझा है। जब शोधकर्ताओं ने आधुनिक विधियों से इसका अध्ययन शुरू किया तो एक अप्रत्याशित बात सामने आई। चट्टान के भीतर ऐसे विवरण छिपे थे जो इसके निर्माण के समय की सीमाओं से मेल नहीं खाते थे। एक गुप्त तहखाना जिस पर कभी कोई शिलालेख नहीं था, और ऐसी चौंकाने वाली खोजें हुईं कि अनुभवी विद्वान भी दंग रह गए। यह स्मारक विज्ञान की समझ से परे है। महाराष्ट्र के दक्कन पठार पर बेसाल्ट की चट्टानों को तराशकर बनाया गया यह स्मारक पीढ़ियों से शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कैलाश मंदिर न केवल प्राचीन है, बल्कि इससे पहले और बाद में बनी किसी भी इमारत से बिल्कुल अलग है। यह संरचना धरती से उठती है। इसकी दीवारें और स्तंभ इतनी सफाई से तराशे गए हैं कि पर्वत को उसके मूल रूप में कल्पना करना मुश्किल है। सदियों से इसके सामने खड़े हर व्यक्ति को यह समझने में कठिनाई हुई है कि पत्थर के एक ही पिंड से इतना विशाल और जटिल स्मारक कैसे बन सकता है। यह स्थल एलोरा गुफा परिसर का हिस्सा है, जिसमें दर्जनों चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाएं हैं। लेकिन कैलाश मंदिर इतना असाधारण है कि यह सबसे अलग दिखता है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर अपनी प्राचीनता को देखते हुए और भी अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इसके निर्माण के किसी चरण का कोई रिकॉर्ड नहीं है, न ही प्रयोगों का कोई रिकॉर्ड है और न ही पहले के किसी प्रयास का कोई लिखित विवरण है। यह इतिहास में पूर्ण रूप से निर्मित अवस्था में प्रकट होता है, लेकिन स्थानीय लोक कथाएं इसकी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। एक कथा के अनुसार जब राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर के शिखर देवताओं के निवास का प्रतीक ऊंचा शिखर के दर्शन होने तक उपवास रखने का संकल्प लिया। कथा के अनुसार शिल्पकार ने दिन रात तराशकर मंदिर का शिखर चट्टान से बाहर निकाल दिया, जिससे रानी अपना संकल्प पूरा कर सकी। चाहे यह तथ्य हो या लोक कथा, कैलाश का निर्माण असाधारण दबाव और असाधारण गति से उन शिल्पकारों द्वारा किया गया था जिनके कौशल उस काल के अभिलेखों में वर्णित कौशल से कहीं अधिक थे। कैलाश विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिला काटकर बनाया गया मंदिर है। यह एक ठोस चट्टान को नीचे की ओर तराशकर बनाई गई एक निरंतर संरचना है। अधिकांश मंदिर जमीन से ऊपर की ओर परत दर परत बनाए जाते हैं। हालांकि यहां निर्माताओं ने इसके विपरीत किया। उन्होंने हर उस चीज को हटा दिया जो वहां की नहीं थी, जिससे पहाड़ के भीतर से हॉल, स्तंभ, मूर्तियां और विशाल दीवारें सामने आईं। काम पूरा होने तक अनुमानित 2 लाख से 4 लाख टन चट्टान हटाई जा चुकी थी। इतने बड़े कार्यबल के बावजूद इस कार्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का सटीक आकलन करना अभी भी कठिन है। कैलाश का प्रांगण लगभग 82 मीटर लंबा और 46 मीटर चौड़ा है, जो 30 मीटर से अधिक ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। केंद्र में मुख्य मंदिर स्थित है,
जिसे दक्षिण भारत के मंदिरों में आमतौर पर देखी जाने वाली द्रविड़ शैली में डिजाइन किया गया है। स्वतंत्र स्तंभ आंगन को घेरे हुए हैं, जबकि पुल ऊपरी स्तरों को आसपास की दीर्घाओं से जोड़ते हैं। कैलाश की दीवारों पर हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के दृश्यों और देवी देवताओं, राक्षसों, दिव्य प्राणियों और पौराणिक युद्धों के चित्र उकेरे गए हैं। हर दीवार अर्थों की कई परतों को समेटे हुए है। हर आकृति को उद्देश्यपूर्ण ढंग से स्थापित किया गया है। बारीक कारीगरी स्पष्ट और सुनियोजित है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां श्रमिकों को जमीन से काफी ऊपर लटककर या चट्टान के भीतर गहराई तक खोदे गए संकरे स्थानों में तराशना पड़ता था। मूर्तिकला की विशाल मात्रा न केवल कौशल का बल्कि एक संगठित दृष्टिकोण का भी संकेत देती है, जिसे इतिहासकारों ने समझने का प्रयास किया है। फिर भी स्मारक के आकार और महत्व के बावजूद इसके निर्माण के बारे में लगभग कुछ भी दर्ज नहीं है। किसी भी शिलालेख में कामगारों का विवरण नहीं मिलता। किसी भी दस्तावेज में खुदाई के क्रम का वर्णन नहीं है। किसी भी प्राचीन अभियंता ने चट्टान को अस्थिर किए बिना इतने विशाल कक्षों को खोखला करने के लिए आवश्यक तकनीकों पर कोई टिप्पणी नहीं छोड़ी है। इतनी विशाल परियोजना के लिए यह चुप्पी असामान्य है। कई प्राचीन संस्कृतियों में राजा के सम्मान में या कामगारों की याद में प्रमुख निर्माण कार्यों का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता था। यहां पर्वत ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं देता। पत्थर से ही सब कुछ समझा जा सकता है। शोधकर्ताओं ने प्रक्रिया को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है, लेकिन वे असफल रहे हैं। संरचना में कई स्तर, आपस में जुड़े हुए स्थान और स्थापत्य संबंधी ऐसे विकल्प हैं जो शुरुआत से ही सुनियोजित प्रतीत होते हैं। लेआउट में कहीं भी झिझक का कोई संकेत नहीं है और न ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बिल्डरों ने दिशा बदली हो या गलतियों को सुधारा हो। पूरी तरह से सामग्री हटाकर तराशी गई इस स्मारक के लिए विस्तृत योजना अभिलेखों की अनुपस्थिति में इस स्तर की सटीकता को समझना मुश्किल है। यहां तक कि कामगारों की संख्या भी विवाद का विषय बनी हुई है। लाखों टन बेसाल्ट की नक्काशी के लिए कारीगरों, इंजीनियरों, मजदूरों और पत्थर की मूर्तिकला के विशेषज्ञों के एक समन्वित समूह की आवश्यकता रही होगी। फिर भी इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि इसमें कितने लोग शामिल थे, उन्होंने कितने समय तक काम किया या इस प्रक्रिया की निगरानी कैसे की गई। लेकिन कैलाश का सबसे रहस्यमय पहलू न तो इसका विशाल आकार है और न ही इसकी सुंदरता। इसमें छिपी हुई बारीकी ही इसकी खासियत है। चट्टान की गहराई में उकेरी गई कुछ बारीकियां उस स्तर की योजना और तकनीकी समझ का संकेत देती हैं जो 8वीं शताब्दी के समय में संभव नहीं थी, और वे तत्व जिनका किसी शिलालेख में कभी उल्लेख नहीं किया गया सबसे बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। कैलाश की उन्नत तकनीक, कैलाश की नक्काशी को समझने के लिए हमें पीछे हटकर संरचना को नए सिरे से देखना होगा। प्रत्येक आंगन अपने बगल वाले आंगन से सुव्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ है। मंदिर सटीक दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। स्तंभ एक समान अंतराल पर खड़े हैं। मूर्तियां मंदिर के विभिन्न स्तरों पर रखे जाने पर भी संतुलन और अनुपात बनाए रखती हैं। कुछ भी आकस्मिक नहीं लगता और न ही किसी चीज में तात्कालिकता का संकेत मिलता है। संपूर्ण स्मारक को देखकर ऐसा लगता है मानो इसे इतनी बारीकी से बनाई गई योजना के अनुसार तैयार किया गया हो कि छेनी की हर एक चोट का अपना स्थान निर्धारित था। 8वीं शताब्दी में उपलब्ध औजारों को ध्यान में रखते हुए सटीकता का यह स्तर और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कारीगर लोहे की छेनी, हथौड़े और हाथ से धारदार किए गए कुल्हाड़ियों से काम करते थे। साधारण औजार जो बेसाल्ट के कारण जल्दी ही कुंद हो जाते। एलोरा की चट्टान ज्वालामुखी मूल की है, घनी और प्रतिरोधी है, जिससे यह पत्थर के कारीगरों के लिए सबसे कठोर सामग्रियों में से एक बन जाती है।
फिर भी कैलाश की नक्काशीदार सतहें सदियों बाद भी तेज बनी हुई हैं। किनारे एकदम सटीक रूप से मिलते हैं, कोने वर्गाकार हैं और उभरी हुई मूर्तियां उन बारीक विवरणों को संरक्षित रखती हैं जिन्हें इतने बड़े पैमाने पर हासिल करना लगभग असंभव रहा होगा। कुछ सिद्धांतकारों ने लुप्त हो चुकी तकनीकों या पीढ़ियों से चली आ रही अपरिचित जानकारी की संभावना जताई है। मुख्यधारा का पुरातत्व विज्ञान अधिक ठोस व्याख्या का समर्थन करता है। सदियों से चट्टानों को तराशने की विधियों में निपुणता प्राप्त करने वाले कुशल कारीगरों का एक विशाल कार्यबल मौजूद था। फिर भी कैलाश का विशाल आकार कई अनसुलझे सवालों के लिए द्वार खुला छोड़ देता है। अन्य प्राचीन स्थल भी उल्लेखनीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हर एक की विधि अलग है। जॉर्डन में स्थित पेट्रा को भी सीधे चट्टान में तराशा गया था और इसके पूरे अग्रभाग बलुआ पत्थर से काटे गए थे। लेकिन पेट्रा का पत्थर बेसाल्ट की तुलना में कहीं अधिक नरम और काम करने में आसान है, और इसकी अधिकांश संरचनाएं पूरी तरह से खोदी गईं स्वतंत्र इमारतों के बजाय उथली सामने की ओर तराशी गईं आकृतियां हैं। दूसरी ओर मिस्र के पिरामिड एक अलग प्रकार की निपुणता को दर्शाते हैं। लाखों चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉक खदानों से निकाले गए, परिवहन किए गए और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ एक के ऊपर एक रखे गए। फिर भी कैलाश पिरामिड इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यहां कुछ भी परिवहन या संयोजन नहीं किया गया था। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसके निर्माण में मूर्तिकारों, कारीगरों से लेकर पत्थर के कामगारों और सहायक श्रमिकों तक हजारों श्रमिकों ने भाग लिया था। उनके समन्वय के लिए सशक्त नेतृत्व और स्पष्ट योजना की आवश्यकता रही होगी, जिसमें यह तय करना शामिल था कि पहले किन क्षेत्रों की खुदाई करनी है, भारी मात्रा में पत्थर कहां से निकालना है, बारीक नक्काशी कब शुरू करनी है और जैसे जैसे गहरी गुफाएं खुलती जाएं, संरचना की सुरक्षा कैसे करनी है। शिलालेखों के अभाव में इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन केवल पत्थर के माध्यम से ही किया जा सकता है। मंदिर के भीतरी सतहों पर अब भी औजारों के हल्के निशान मौजूद हैं जो व्यवस्थित पैटर्न में बने हैं और दिखाते हैं कि कैसे टीमों ने साथ साथ काम करते हुए स्मारक को परतों में आकार दिया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर को पूरा होने में लगभग 18 साल लगे होंगे, खासकर अगर बड़ी संख्या में श्रमिकों को लगातार काम पर लगाया गया हो। वहीं अन्य लोगों का तर्क है कि चट्टान के घनत्व और मूर्तिकला की सटीकता को देखते हुए इस प्रक्रिया में अधिक समय लगा होगा। निर्माण संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण निश्चित समय सीमा तय करना कठिन है। यह स्पष्ट है कि हटाई गई पत्थरों की मात्रा आधुनिक मशीनों के बिना भी काम करने वाली टीमों के लिए एक चुनौती है। कैलाश की मजबूती भी निर्माणकर्ताओं की सामग्री की समझ का एक और प्रमाण है। बाद की शताब्दियों में एलोरा परिसर के कुछ हिस्सों पर आक्रमण हुए और उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। मुगल शासन के दौरान सम्राट औरंगजेब ने कैलाश को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हालांकि यह प्रयास तब छोड़ दिया गया जब श्रमिकों को एहसास हुआ कि इसे किसी भी व्यावहारिक तरीके से ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। एक अखंड संरचना के टुकड़ों को अलग करना लगभग असंभव साबित हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें जोड़ या जुड़े हुए खंड नहीं थे। कैलाश की संरचना में भी सौंदर्य बोध से परे एक असाधारण संवेदनशीलता दिखाई देती है। स्तंभों को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि भार समान रूप से वितरित हो खुले आंगन दबाव को कम करते हैं और पुल केंद्रीय मंदिर पर दबाव डाले बिना विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि निर्माताओं ने बेसाल्ट की प्राकृतिक दरारों को समझा और उनके चारों ओर नक्काशी की, जिससे खुदाई के दौरान स्थिरता बनी रही। आज भी इंजीनियर मंदिर का अध्ययन करते हैं ताकि यह समझ सकें
कि इतने बड़े खाली स्थान बिना ढहने के कैसे बनाए गए। यह पर्वत 1200 वर्षों से अधिक समय से इस खुले स्थान को सहारा दे रहा है, जो कलात्मकता के साथ साथ योजना का भी प्रमाण है। और इन सभी अनसुलझे विवरणों के पीछे एक सरल सत्य छिपा है। कैलाश के निर्माता जिस स्तर की संगठनात्मक कुशलता और व्यावहारिक ज्ञान के साथ काम कर रहे थे, वह 8वीं शताब्दी के निर्माण में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। नक्काशी की सटीकता, सुव्यवस्थित ज्यामिति भार का सावधानीपूर्वक वितरण और हटाई गई चट्टानों की विशाल मात्रा, ये सभी एक ऐसी निर्माण प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं जो अपने समय से कहीं अधिक उन्नत थी। इस स्मारक से जुड़ा रहस्य तब और गहरा जाता है जब आप मंदिर परिसर के नीचे छिपी हुई चीजों को समझते हैं। हालिया खोजों से पता चलता है कि एलोरा के नीचे उन्नत प्रणालियां मौजूद हैं, जिससे कई नए प्रश्न उठते हैं। एलोरा के नीचे पाई गई विसंगतियां। एलोरा के नीचे की जमीन में प्राकृतिक और नक्काशीदार आकृतियों का मिश्रण है, जिसका मानचित्रण करने के लिए शोधकर्ता अभी भी प्रयासरत हैं। यह पूरा परिसर दक्कन बेसाल्ट में स्थित है, जो ज्वालामुखीय चट्टान है और प्राचीन शीतलन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है। इन प्रक्रियाओं से चट्टान के भीतर गहरे में जोड़ दरारें और अपक्षरित परतें बन जाती हैं। ये संरचनाएं कभी-कभी सर्वेक्षणों में शून्य जैसी आकृतियों के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन कई मापन ऐसी स्थितियों में पाए जाते हैं जो अपेक्षित भूवैज्ञानिक व्यवहार से मेल नहीं खाते। इनके स्थान को लेकर प्रश्न उठे हैं क्योंकि इनमें से कुछ कैलाश मंदिर के वास्तुशिल्प तत्वों के ठीक नीचे स्थित हैं। आसपास की कई गुफाओं में निचले स्तर हैं जो अब अवरुद्ध या ढह चुके हैं, और पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि वे कभी चट्टान में और गहराई तक फैले हुए थे। इन तलों में बचे हुए खुले स्थान कैलाश की नींव की सामान्य धुरी की ओर इशारा करते हैं। चाहे जानबूझकर हो या संयोगवश, इन रास्तों की एक समान दिशा ने शोधकर्ताओं को एक भूमिगत योजना की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है, जो कई गुफाओं को मुख्य मंदिर से जोड़ती थी। एलोरा के पुरातात्विक अध्ययन अक्सर नक्काशी और वास्तुकला पर केंद्रित होते हैं, लेकिन स्थल के नीचे की जल प्रणालियां भी उतनी ही जटिल हैं। संरक्षण रिपोर्टों में चट्टान में सीधे काटकर बनाई गई कुंडों, नहरों और जल संग्रहण क्षेत्रों के एक एकीकृत नेटवर्क का दस्तावेजीकरण किया गया है। इन्हें वर्षा जल को एकत्रित और मोड़ने, आसपास की बस्ती को सहारा देने और मंदिर को कटाव से बचाने के लिए बनाया गया था। कैलाश के आर पार और आसपास जल निकासी नहरें फैली हुई हैं, जो संवेदनशील क्षेत्रों से पानी को दूर ले जाती हैं। ये नहरें सूक्ष्म जल विभाजकों, मौसमी धाराओं और मानसून के दौरान बनने वाले प्राकृतिक जलाशयों से निर्मित एक व्यापक भूभाग से जुड़ती हैं। परिणाम स्वरूप एक ऐसी जल प्रणाली बनती है जो आकस्मिक नहीं बल्कि सुनियोजित प्रतीत होती है। परिसर के चारों ओर बने जल टैंक योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं, जिनकी दीवारें पानी के बहाव को रोकने के लिए आकारित हैं और सतहों को इस तरह काटा गया है कि पानी का प्रवाह धीमा हो जाए। इसका उद्देश्य न केवल पानी की आपूर्ति करना था, बल्कि भारी वर्षा से होने वाले दीर्घकालिक नुकसान को रोककर संरचना को संरक्षित करना भी था। अजंता और अन्य प्राचीन भारतीय स्थलों पर भी इसी तरह की प्रणालियां मौजूद हैं, लेकिन एलोरा में इनका पैमाना और सटीकता बेजोड़ है। निर्माताओं ने केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने आसपास की भूमि को भी इस प्रकार आकार दिया कि वह हर मौसम में उसके अनुकूल हो सके। इस खोज का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एलोरा के नीचे पाए गए कुछ शून्य चिह्न प्रमुख जलमार्गों के निकट स्थित हैं। इससे कई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं।
ये प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि से निर्मित प्राकृतिक गुफाएं हो सकती हैं, या फिर जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर बनाए गए छिद्र हो सकते हैं। खुदाई के बिना इनका उद्देश्य निर्धारित करना कठिन है। कई मंदिर परंपराओं में मुख्य संरचना के नीचे छिपे हुए या आंशिक रूप से गुप्त क्षेत्र शामिल थे। इन स्थानों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ का उपयोग बड़ी इमारतों को स्थिरता प्रदान करने के लिए नींव कक्ष के रूप में किया जाता था। अन्य का उपयोग सार्वजनिक पहुंच से दूर अनुष्ठानिक समारोहों के लिए किया जाता था। कुछ स्थलों में मंडप हॉल या कक्ष शामिल थे जो ठंडे तापमान को बनाए रखने और ध्यान या विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए शांत वातावरण प्रदान करने के लिए भूमिगत रूप से निर्मित किए गए थे। ये संरचनाएं केवल सजावटी नहीं थीं। इन्होंने दृश्यमान मंदिर के नीचे एक संरचनात्मक और आध्यात्मिक परत का निर्माण किया। एलोरा में ऐसी प्रथाओं के निशान सूक्ष्म विवरणों में दिखाई देते हैं। कई गुफाओं में आंशिक सीढ़ियां भरे हुए या ढह चुके कुंडों में उतरती हैं। खुदी हुई खांचें अवरुद्ध रास्तों तक जाती हैं। ये अवशेष अन्य भारतीय मंदिरों में देखी जाने वाली भूमिगत डिजाइनों से मिलते जुलते हैं, लेकिन कैलाश के आसपास इनकी व्यापकता इन्हें एक अलग थलग विकल्प मानकर खारिज करना मुश्किल बना देती है। ये संकेत देते हैं कि निर्माताओं ने एक गहरी वास्तुशिल्प संरचना पर काम किया था, जो दृश्य संरचनाओं के नीचे तक फैली हुई थी, और संभवतः इसने पूरे आंगनों के स्थान निर्धारण को प्रभावित किया होगा। सर्वेक्षण तकनीक में सुधार के साथ टीमें बिना खुदाई किए भूमिगत भूदृश्य का अध्ययन करना जारी रखे हुए हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और घनत्व मानचित्रण से कभी-कभी सतह के नीचे नई आकृतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन उनकी व्याख्या करना अभी भी एक चुनौती है। एक खाली स्थान, एक प्राकृतिक गुहा, एक ढहा हुआ मार्ग, या जानबूझकर बहुत पहले खोदा और सील किया गया एक कक्ष हो सकता है। कैलाश का दृश्य रूप अपने आप में असाधारण है, लेकिन एलोरा के नीचे छिपी हुई विशेषताएं तकनीकी नियोजन के एक गहरे स्तर का संकेत देती हैं, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। निर्माणकर्ताओं ने चट्टान, भूदृश्य और जल प्रणालियों के साथ इस प्रकार काम किया जो उनकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। इन भूमिगत संरचनाओं का जितना अधिक अध्ययन किया जाता है, उतना ही यह इस विचार को पुष्ट करता है कि कैलाश मात्र एक चट्टान को तराशकर बनाया गया मंदिर नहीं था। यह एक व्यापक योजना का हिस्सा था जो पर्वत की सतह के नीचे तक फैली हुई थी। लेकिन ये पैटर्न तो बस शुरुआत है। कैलाश में कई ऐसी अनोखी विशेषताएं हैं जो 8वीं शताब्दी की इंजीनियरिंग के बारे में ज्ञात तथ्यों से मेल नहीं खाती। ये इस बात को लेकर नए सवाल खड़े करती हैं कि इस स्मारक का निर्माण वास्तव में कैसे और क्यों किया गया था। कैलाश की प्रमुख विशेषताएं। कैलाश का निर्माण भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थान के रूप में किया गया था, जो कैलाश पर्वत के स्वामी कैलाशनाथ के रूप में विराजमान है। इसलिए मंदिर का हर हिस्सा इसी पहचान को दर्शाता है। मुख्य गर्भगृह प्रांगण के केंद्र में स्थित है, जिसे आसपास की दीवारों और स्तंभों के समान ही चट्टान से तराशा गया है। गर्भगृह के भीतर शिवलिंग एक शांत मंद रोशनी वाले कक्ष में विराजमान है, जो इस परिसर का आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु इस स्थान में उसी प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे 1000 वर्ष से भी अधिक समय पहले करते थे। एक ऐसे कक्ष में प्रवेश करते हैं जिसे इतनी सटीकता से तराशा गया है कि इसे कभी पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुख्य मंदिर के सामने नंदी मंडप स्थित है, जो मूल चट्टान से तराशा गया एक स्वतंत्र मंडप है। इसके केंद्र में शिव के बैल नंदी की प्रतिमा है, जिसे इस प्रकार स्थापित किया गया है कि उसका मुख
आंगन के पार स्थित गर्भगृह की ओर है। दोनों संरचनाओं का संरेखण बिल्कुल सटीक है, जिससे मंडप से भीतरी गर्भगृह तक सीधी दृष्टि रेखा बनती है। यह लेआउट भारत के कई मंदिरों में देखने को मिलता है, लेकिन कैलाश मंदिर की संरचना अद्वितीय है, क्योंकि दोनों संरचनाओं का निर्माण अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने के बजाय ऊपर से पत्थर हटाकर किया गया था। कैलाश आज भी एक सक्रिय पूजा स्थल बना हुआ है। तीर्थयात्री साल भर यहाँ आते रहते हैं और महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर में सबसे अधिक भीड़ जुटती है, जब लोग रात भर प्रार्थना और चढ़ावे के लिए प्रांगण में भर जाते हैं। सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते हुए उन्हीं कमरों में अनुष्ठान जारी हैं, जहां प्राचीन भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह के भीतर दीपक प्रज्वलित हैं। नक्काशीदार गलियारों में मंत्रोच्चार गूंज रहा है और मंदिर अपने दीर्घ अतीत और वर्तमान जीवन का मिलन बिंदु बन जाता है। पूजा की निरंतरता ने इस स्थान के उद्देश्य को संरक्षित रखने में मदद की है, हालांकि इसके निर्माण में प्रयुक्त विधियां आज भी अध्ययन का विषय बनी हुई हैं। कैलाश की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी ध्वनि गुणवत्ता है। कुछ कक्षों में मंत्रों का उच्चारण मधुर और एक समान होता है, जिससे आवाज बिना किसी विकृति के सुनाई देती है। हॉल के अंदर बने नक्काशीदार गुंबद और मेहराबदार छतें ध्वनि को इस प्रकार आकार देती हैं कि अनुष्ठानिक गायन और भी प्रभावशाली हो जाता है। एक मंत्र का उच्चारण पत्थर पर धीरे से गूंज सकता है, स्पष्टता खोए बिना पूरे स्थान को भर सकता है। आगंतुक अक्सर इसकी संरचना को समझे बिना भी इसके प्रभाव को महसूस करते हैं। किसी दीवार के पास बोला गया एक शांत शब्दांश आश्चर्यजनक शक्ति के साथ हॉल में गूंज सकता है। ये ध्वनिक विशेषताएं संयोगवश नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई प्रतीत होती हैं। निर्माताओं ने चिकनी सतहों वाले विशाल हॉल बनाए, जो ध्वनि को एक निश्चित पैटर्न में परावर्तित करते हैं। ऊंची छतें मंत्रों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह देती हैं, जबकि संकरे रास्ते प्रतिध्वनि को संरचना के भीतर गहराई तक ले जाते हैं। एक अखंड पत्थर से बने मंदिर में इन प्रभावों को प्राप्त करने के लिए गहराई, ऊंचाई और सतह के कोण पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण आवश्यक था। बाद में पत्थरों को जोड़कर निर्मित मंदिरों के विपरीत यहाँ के शिल्पकारों के पास इन अनुपातों को सही करने का केवल एक ही अवसर था। मंदिर की अन्य प्रभावशाली विशेषताओं में प्रांगण शामिल हैं, जो संरचना को सूर्य के प्रकाश के लिए खोलते हैं और दिन के दौरान केंद्रीय क्षेत्रों में प्रकाश का मार्गदर्शन करते हैं। स्तंभों से छायादार रास्ते बनते हैं, जो दोपहर की गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। ऊंचे चबूतरे भीतरी मंदिर में भीड़ भाड़ किए बिना सभा करने की सुविधा देते हैं। नक्काशीदार बालकनियों और खिड़कियों की स्थिति भी वायु प्रवाह को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे पत्थर से भरे इस स्थान में भी हवा का संचार होता है, अन्यथा यह भारी भरकम प्रतीत हो सकता था। ये विशेषताएं इस बात का प्रमाण हैं कि कायासा का निर्माण आध्यात्मिक साधना और दीर्घकालिक अस्तित्व दोनों के लिए किया गया था। प्रत्येक तत्व उपासकों की दैनिक गतिविधियों और अनुष्ठानों की लय में एक स्पष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। फिर भी साथ ही साथ इन चयनों के पीछे की सटीकता इस बारे में गहरे प्रश्न खड़े करती है कि निर्माणकर्ताओं ने खुदाई के पहले दिन से ही इतनी जटिल संरचना की योजना कैसे बनाई होगी। क्या आपको लगता है कि कायासा का निर्माण प्राचीन भारतीयों ने किया था? आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में आरक्षण में अपने जवाब दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।